हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति, जो कब आई थी 1991 में। कब आई थी 1991 में। तो गाइस, जैसे कि जो आर्थिक संकट था यानी कि उस टाइम 1991 या 1990 के ही टाइम हमारा जो देश था वो इकोनॉमिकली क्राइसिस से बहुत ज़्यादा ही तंग था, यानी कि भारत में बहुत ज़्यादा ही आर्थिक संकट थी। यहाँ तक कि जो फॉरेन बैंक था वो भारत को, या फॉरेन कंट्री यूँ कहें तो वो भारत को लोन देने से मना भी कर रहा था, क्योंकि भारत बहुत ही ज़्यादा आर्थिक संकट में डूबा हुआ था। तो इसी से बचने के लिए जो भारत सरकार है या भारत के जो नीति निर्माता हैं तो वो ये पॉलिसी लाने के लिए मजबूर हो गए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति को लाने में मजबूर हो गए। तब वो सब ये जो पॉलिसी है लेकर आए और ये बहुत ही कारगर साबित हुई हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। तो चलिए गाइस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति 1991 में जब आया तब उस समय भारत के वित्त मंत्री के पद पर कौन था? ये भी पूछा जा सकता है कि नई आर्थिक नीति कब आई, तो 1991 में आई। तो गाइज, उस टाइम भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर कौन थे? तो गाइज, उस टाइम जो मनमोहन सिंह थे, जो बाद में पीएम भी बने थे, तो उस टाइम जब नई आर्थिक नीति आई थी तो ये फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के पद पर थे। और जो पीवी नरसिंह राव थे, पीवी नरसिम्हा राव या पीवी नरसिंह राव, ये जो थे ये प्रधानमंत्री के पद पर थे यानी प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के प्रमुख घटक या तत्व एलिमेंट हैं। तो कितने एलिमेंट थे या तत्व थे? तो 3 थे। कौन कौन? एक है लिबरलाइजेशन था, और एक था प्राइवेटाइजेशन, और एक था ग्लोबलाइजेशन। क्या था? ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, और फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और गाइस, इसी को शॉर्ट फॉर्म इसी का है एलपीजी। हम लोग एलपीजी गैस जानते ही हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उससे याद कर सकते हैं कि लिबरलाइजेशन पहले आया, फिर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के जो अगर यूँ कहें तो एलिमेंट थे ये एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसका शॉर्ट नेम है एलपीजी। तो गाइज, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मुख्य उद्देश्य क्या थे, यानी इसके जो अगर कहें चीफ ऑब्जेक्टिव की बात या चीफ एम की बात तो क्या थे? पहला है मुद्रास्फीति की दर को नीचे लाना और भुगतान असंतुलन को दूर करना। यानी जो मुद्रास्फीति की दर थी, यानी कि जो इतना इकोनॉमिकल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हमारे देश में था, इतना जो ज़्यादा तंगी थी, तो उसको संतुलन में लाना यानी असंतुलन को दूर करना था। फिर सेकंड है कि आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, यानी कि जो फॉरेन करेंसी है वो भी हमारे देश में आए, इसके लिए प्रयास करना था। और फिर है प्रतिबंधों को हटाकर माल, सेवाओं, पूंजी, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की अनुमति प्रदान करना। यानी कि एक देश अपने देश का दूसरे देश से अर्थव्यवस्था का ऐसा तालमेल स्थापित करना कि फॉरेन जो करेंसी है वो भी हमारे देश में आए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो इन्वेस्ट कर सकें हमारे देश में, वो लोग भी हमारे देश की इकोनॉमी से जुड़ सके, ताकि हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हो सके। तो गाइस, उपयुक्त ये सभी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे। फिर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्षेत्र में अनावश्यक सरकारी प्रतिबंधों को समाप्त करना जिससे उद्योग व्यापार का विकास हो सके। यानी इकोनॉमी की फील्ड में जो अनावश्यक सरकारी प्रतिबंध था उसको समाप्त करना, फिनिश करना,
जिससे उद्योग व्यापार का विकास हो सके, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल का जो इंडस्ट्रियल व्यापार था, बिजनेस था, इंडस्ट्रियल बिजनेस का, उसका डेवलप हो सके। तो यह है, यह किससे संबंधित है? उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन से, या प्राइवेटाइजेशन से, या ग्लोबलाइजेशन से। तो गाइज यह लिबरलाइजेशन से संबंधित था। किससे? उदारीकरण से संबंधित था। इसका मतलब ये है कि अपने व्यवस्था में यानी अपने मैनेजमेंट में क्या लाना? फ्लेक्सिबिलिटी लाना। क्या लाना? फ्लेक्सिबिलिटी लाना, यानी लचीलापन लाना थोड़ा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, उदारीकरण यानी उदार होना, लिबरल होना। तो इसमें ये था कि जो सरकार है उसका एकाधिकार हटाना, मतलब केवल सरकार का ही एक ही अधिकार ना रहे, बल्कि छूट देना ताकि बाकी लोग भी इन्वेस्ट कर सकें। तो सरकारी एकाधिकार हटाना, आरक्षण को हटाना और व्यापार के कानूनों को सरल बनाना, यानी जो बिजनेस के जो रूल रेगुलेशंस थे तो थोड़ा उसको आसान बनाना, ताकि फॉरेनर इन्वेस्टर जो हैं वो, या इंडिया के ही प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं, अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें किसी भी कंपनी में। तो लिबरल बनाना यानी केवल एक ही अधिकार ना होना, बाकी ऐसी छूट या ऐसा आसान बनाना नियम को, ताकि दूसरे लोग भी इन्वेस्ट कर सकें और हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रांग हो सके। तो गाइज ये था लिबरलाइजेशन से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है, किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंध का सरकार द्वारा त्याग या निवेश करना संबंधित है। तो गाइस किससे संबंधित है? ये प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है, निजीकरण से संबंधित है। किससे? निजीकरण से संबंधित है। उसके अधीन जो कंपनियां आती हैं, प्राइवेटाइजेशन मतलब ऐसे भी आ सकता है कि उसके अधीन जो कंपनियां आती हैं, उन कंपनियों के कुछ हिस्सों को वह प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, उसके बदले उसे प्राइवेट सेक्टर जो है सरकारी धन देता है। तो यह किससे संबंधित है? तो यह निजीकरण से संबंधित है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि प्राइवेटाइजेशन में ये होता है कि उस सरकार के अधीन, मतलब जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है, तो उसके अधीन जो कंपनियां आती हैं, उन कंपनियों के कुछ पार्ट को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो सरकार को क्या देती है? मनी देती है, धन देती है। और फिर यह जो धन है वह सरकार के लिए आर्थिक संसाधन यानी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जुटाने का कार्य करता है। तो इस तरीके से निजीकरण से रिलेटेड ये है। और इसमें जैसे कि निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में शामिल करना, इसमें जो निजी क्षेत्र है उसको भी अर्थव्यवस्था में शामिल करना, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इकोनॉमी में इन्वॉल्व करना, ताकि भारत को इनसे थोड़ा लाभ मिल सके, भारत को इनसे धन मिल सके, जिससे भारत का इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रांग हो सके। तो ये निजीकरण से रिलेटेड था। अब देख लेते हैं थर्ड क्या है। इसमें है कि किसी अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण। तो यह किससे संबंधित है? तो यह ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है। अगर एग्जाम में आपको से पूछा जाता है तो आप सब समझ सकते हैं कि किसी अर्थव्यवस्था को यानी किसी इकोनॉमी को विश्व के यानी वर्ल्ड के या पूरे विश्व के या संसार के अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी के साथ एकीकरण किससे संबंधित है? यानी एक इकोनॉमी से विश्व के इकोनॉमी के साथ एकीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन है, यानी कि वैश्वीकरण है। क्या है? वैश्वीकरण है कि भारत की जो इकोनॉमी को यानी भारत की इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए खोल देना, ताकि क्या प्राप्त हो सके? FDI प्राप्त हो सके। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI का फुल फॉर्म हो सकता है ना पूछे, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है कि FDI मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो भारत की इकोनॉमी को दुनिया भर के लिए खोल देना, ताकि भारत को FDI मिल सके, प्राप्त हो सके, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आप समझ गए होंगे यह किससे संबंधित है। तो गाइज अगर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजी वे में कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।